जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 120 प्लस की सपना देख रहे हैं तो दोस्तों आज का ये 150 प्रश्नों का सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग प्रैक्टिस संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके देख रहे हैं, जिसमें से कि प्रैक्टिस संख्या फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग इस समय देख रहे हैं। तो आइए 150 प्रश्नों का ये सीरीज है और देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल विकास के अंतर्गत 30 प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखेंगे बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। दोस्तों, ये सीटेट 2021 में आया हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। तो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, यानी जो गर्भ में बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ कैसे होता है। सिर से होता है, पैर से होता है, हाथ से होता है, या संपूर्ण शरीर से होता है। तो यहाँ पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर से, ठीक है। दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अगर देखा जाए कि किससे नहीं है, तो यहाँ संचार माध्यम की अध्याय से नहीं है। तीसरा प्रश्न है आपका जन्मोत्तर, यानी जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है, यानी जन्म के बाद दूसरी विकास की प्रमुख अवस्था क्या है। तो दोस्तों, ये आपका शैशवावस्था होता है। चौथा नंबर प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, विकास का सिद्धांत आप लोग देखिए, विकास लंबवत न होकर वर्तुकार होता है, ठीक है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, और विकास मशीनी प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। यौन परिपक्वता, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, यानी जब यौन परिपक्व हो जाता है, उसमें अगर देखा जाए मेन किसका रोल है, तो दोस्तों इसमें पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण रोल है। ये भी प्रश्न आपका 2000, ये सारे के सारे प्रश्न आपका 2021 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जो यौन परिपक्वता होता है उसमें पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण रोल होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन अवस्था है। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। छठा का बी हो जाता है, ये किशोरा अवस्था जो है बाल विकास की अगर अवस्था में ये सबसे जटिल अवस्था किशोरा अवस्था है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया था। दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया था, तो इसका ऑप्शन आपका विलियम वुंट, ठीक है, वुंट महोदय। नेक्स्ट है 8 प्रश्न है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक थर्मोडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा। मनोवैज्ञानिक थर्मोडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा, तो ये देखेंगे 8वां का प्रश्न, ये चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। 9th नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। इसका आपका ऑप्शन हो जाता है डी, अव्यावहारिक। 10वां नंबर का वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आप लोग वृद्धि विकास पढ़े होंगे, तो वृद्धि को पर्यावरण प्रभावित करता है, स्वास्थ्य प्रभावित करता है, आहार प्रभावित करते हैं, यानी इसमें से सभी। 11 नंबर का प्रश्न हो जाता है, दुबले पतले और क्षीण शरीर पर कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। 11 नंबर के क्वेश्चन का दोस्तों, उसे नाजुक बालक कहा जाता है, ठीक है। यानी दुबले पतले और क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे को नाजुक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट है 12, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक कक्षा व्यवहार कैसा होता है। यानी जो लो दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसमें वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक के असरता स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, सैंपट पर लिखे हुए नोटबुक में नहीं उतार पाता, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका सही होता है। 13 नंबर के प्रश्न देखेंगे, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है।
13 नंबर का आपका ऑप्शन है मंदित श्रवण वाले बच्चे यानी मानसिक मंद बच्चों के लिए। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो जो दोस्तों इसका 14 नंबर का डी ऑप्शन, इसमें से सभी जो है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले वे विद्यालय को और घर को, ये सारे के सारे भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा के रूप में माने जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, यानी शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से जब परिपक्व आदमी हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अगर देखा जाए तो वृद्ध कहा जाता है। ठीक है, 15 का सी आपका सही हो जाता है, वृद्ध। उसके बाद से देखेंगे 16 नंबर का, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। दोस्तों शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित। ठीक है, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। 17 नंबर का देखेंगे तो बी आशंका, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। इसमें आप देखेंगे बुरी दोषारोपण द्वारा। ठीक है दोषारोपण द्वारा। 19 नंबर है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? दोस्तों छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जाए? सजा दे करके। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2021 का ये पेपर है, इसी को हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद है कि कम गति से सीखने वाले बच्चे को मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, क्या होती है? इसके बारे में अगर देखेंगे आप लोग तो ये उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। 21 नंबर, थकान का कारण नहीं है। दोस्तों थकान का कारण क्या नहीं है? तो उसमें 21 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही है, विश्राम। 22 नंबर के क्वेश्चन को अब देख लीजिए। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? यानी दृष्टि दोष जो ये मानसिक मंद जो होता है ये जन्मजात होती है, यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी जन्म के साथ ही मानसिक मंद बच्चे होते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो दोस्तों ये दर्शन शास्त्र में किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो ये डेसिबल, कहाँ डेसिबल होगा? ये डेसिबल है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। देखिए अगर सबसे छोटी हड्डी अगर देखा जाए तो कान में होती है, कान में सुनाई का मूल्यांकन हम लोग डेसिबल में करते हैं। 25 नंबर का, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? दोस्तों किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ये 25 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन होता है आत्मनियंत्रण। 26 नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। 26 नंबर क्या कहता है? किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनको अगर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से 27 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? अगर आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो दोस्तों इसमें 27 नंबर का ये ऑप्शन है, ये सीखने की क्षमता पर। दोस्तों ये प्रश्न देने का मतलब ये है कि आप लोग बहुत सारे अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या कुछ उस तरीके से कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो बहुत टफ प्रश्न नहीं होता है, केवल आपको प्रश्न को समझना है और उसका उत्तर आराम से देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27 नंबर के क्वेश्चन 28 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो इसमें 28 नंबर का सी ऑप्शन अपरिवर्तनशीलता। 29 नंबर किशोरावस्था टीन की उम्र किसके बीच आती है? यानी किशोरावस्था टीन एज जो बोला जाता है ना, टीन एज, वो किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो 29 नंबर का ये सी 13 से 16 वर्ष के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्तता परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है डी, यानी शारीरिक आयु की जांच करना। दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये सामाजिक अध्ययन शुरू हो जाता है 31 नंबर से।
सामाजिक अध्ययन थोड़ा सा टफ देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन अगर देखा जाए तो सिलेबस बहुत लंबा है इसका, और प्रश्न कहाँ से उठा रहा है ये थोड़ा सा इसमें समस्या हो रही है। तो सामाजिक अध्ययन को थोड़ा आप लोग देखेंगे, ये 60 प्रश्नों का सीरीज है। नीचे दो कथन फर्स्ट सेकेंड भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन 1, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। इसके बारे में है। तीसरा कथन है, लंबी समय अवधि में से घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल को विभाजन के अंतर्गत लाना सम्यक है। तो इसका ऑप्शन अगर देखेंगे दोस्तों तो 31 का आपका डी ऑप्शन सही होता है, यानी पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। ठीक है, इसमें जो पहला था वो सही है और दूसरा गलत है। अब देखेंगे दोस्तों फिर से वही प्रश्न आता है। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी के नई लोकप्रियता भारतीय कला के संदर्भ में कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए शोकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। दूसरा है आपका राष्ट्रवादी विचारों की अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो 32 नंबर का क्वेश्चन का सही हो जाता है आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, किंतु पहला की सही व्याख्या दूसरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन वही होता है उसी तरीके से। नीचे दो कथन फर्स्ट और सेकेंड 18 और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों की उदय संदर्भ में हैं। यानी पहला और दूसरा कथन आप लोग देखेंगे। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। उसके बाद है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भावी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। इसके बारे में अगर देखेंगे तो 33 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होता है, तो 33 नंबर का बी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या दो नहीं है। ठीक है, ए की व्याख्या दो नहीं है। इस तरीके से इतना फंसाने वाला और पढ़ने वाला प्रश्न आते हैं सामाजिक अध्ययन में, तो समस्या तो होती ही होती है दोस्तों। लेकिन करना क्या है, इसी में आपको जब पेपर देना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। ए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गया और संभवतः नदियां सूख गई। अगर इसके बारे में 34 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन सही होता है, यानी बी सी और डी, यानी बी सी और डी ये ऑप्शन आपको जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गया, संभवतः नदियां सूख गई थी, ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। 35 नंबर का ये देखिए, अब कूट से संबंधित आ गया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों कूट से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नर्मदा घाटी, अगर नर्मदा घाटी के बारे में अगर रुकिए, इसमें से हम सही कूट मिलाने कर लेते हैं। 35 नंबर का अगर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है सी। ठीक है, यानी ए का दूसरा, उसके बाद से बी का पहला, सी का आपका चौथा, सी में आपका पांचवा है, सी में आपका पांचवा, और सी में आपका पांचवा, डी में आपका तीसरा हो गया, और उसके बाद ई में आप देखेंगे, ई में आपका चौथा हो गया। ठीक है, ये आपके यानी नर्मदा घाटी है तो आखेट और संग्रह, वज्जी है तो आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़ियों से संबंधित है तो आरंभिक कृषि, और गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, सिंधु और उसकी सहायक नदियां के बारे में प्रथम नगर। ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ये अगर देखा जाए तो इसके बारे में भी ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सही है इसको आपको क्लियर करना होगा। तो इसमें आपका ये सही है, ए बी और सी सही है, यानी ए ऑप्शन बी और सी सही होता है। यानी किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए अनुक्रम तथा प्रकार संबंधों को दर्शाने के लिए एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, ये आपके ऑप्शन
ए सही हो जाते हैं। 37 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 37 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 37 नंबर में है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। इसमें भी देखेंगे आप वही स्थिति है, 3 ऑप्शन दिया है। वह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। इसके बारे में अगर देखेंगे कि तो 37 नंबर का आपका सी ऑप्शन यानी ए, बी और डी सही होता है। ए, बी और डी आपका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों से, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली होना चाहिए। विद्यार्थी स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो 38 नंबर का आपका सही होता है बी, यानी केवल ए और सी सही होता है। केवल ए और सी सही होता है, ए और सी सही। अरे तो ये समावेशन बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ये देखिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए, यानी सबको साथ में जोड़ना है। ठीक है, तो वो है कि जो जेंडर संबंधी मुद्दे हैं उसको भी साथ में जोड़ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है और सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके संबंधित अगर देखेंगे 39 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी ए, बी और सी सही है। तो ए, बी और सी सही है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंश को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश और ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, और सी है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा या चर्चाओं में करके। ये आपके सही हो जाते हैं। 40 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, ये देखेंगे कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अब लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट प्रश्न आ गए। ठीक है, अब 40 नंबर के क्वेश्चन जो हैं लगभग हम लोगों ने देखा 10 या 15 इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को बहुत टफ लग रहा था कि उसमें से पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद उत्तर देना पड़ता था। अब देखिए अब कुछ आसान प्रश्न पूछे गए हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर आप पढ़े हैं इतिहास के बारे में, सामाजिक अध्ययन के बारे में, तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आप थोड़ा सा अपने आप को आसान। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद 41 नंबर का एम जिन्ना ने है अपनी 14 सूत्री कार्यसूत्री पेश की थी। तो ये 41 नंबर का ये 1929 में अपनी 14 सूत्री कार्यसूत्री पेश की थी। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों 42 नंबर का डी ऑप्शन आपका वनीकरण कहा जाता है। 43 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन अगर करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनसांख्यिकी कहते हैं। उसके उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के बारे में विकल्प दिए गए, उसके बारे में हमें देखना है कि क्या सही है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदस्य का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है इससे संबंधित। ठीक है, तो डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति के बारे में गलत होता है। 45 नंबर है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की वर्निन में स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 45 नंबर का डी ऑप्शन आपका चंपक प्रमथ पिल्ले ने किया था।
अब देखेंगे यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न। दोस्तों 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, जब सूर्य यानी जब सूर्य ध्रुवों के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। यानी पृथ्वी पर दिन और रात समान कब होता है, जब सूर्य आपका भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। 47 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 को की गई थी। 49 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो दोस्तों ये 49 नंबर का ये बी आपका संसद लगा सकता है। 50 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है, यानी वैदिक परंपरा के रीति के अनुसार परंपरा के अनुसार नहीं है, तो 50 नंबर का आपका पुराण ये नहीं है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है, 51 नंबर के प्रश्न का, तो ये आपका खड़गपुर में है। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है 52 नंबर का, इसमें आपका बी है, इस्पात उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 52 नंबर का, कि सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है दोस्तों उद्योग में, कौन सा उद्योग में सबसे कम आवश्यकता होती है श्रमिकों की, तो 52 नंबर का आपका बी इस्पात उद्योग है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है, 53 नंबर का डी है आपका दिल्ली में है। उसके बाद से 54 नंबर का है, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया, तो इसे में 54 का आपका सी हो जाता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 55 नंबर के प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक निम्नलिखित में से अगर देखेंगे तो 55 नंबर का डी कोसी नदी को कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था, 56 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये कराची में। सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम साम्राज्य कौन था, 57 में दोस्तों 57 का आपका सी आप जार पीटर महान। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, 58 नंबर के अंतर्गत जो सवाल है ये आपका भी अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। उसके बाद प्रसिद्ध गैना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था, 59 नंबर के प्रश्न का सी ऑप्शन है, ये किंग जॉन ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 61 नंबर, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि 61 नंबर के प्रश्न का दोस्तों डी है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। उसके बाद से 62 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, औजारों और हाथियों को बनाने के लिए प्राचीन लोग किसका इस्तेमाल करते थे, औजार और हथियारों को बनाने के लिए प्राचीन लोग किसका इस्तेमाल किया करते थे, तो दोस्तों 62 नंबर का ये बी ऑप्शन तांबा और कांसा, ये बहुत मजबूत होता था, इसको मिश्रित करके बनाते थे। 63 नंबर है, हमारे सौर प्रणाली में एक ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा इसके आकार और प्रकृति के कारण कहा जाता है, वह ग्रह है, तो 63 नंबर के प्रश्न का आपका बी ऑप्शन शुक्र है। 64 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 64 का आपका बी ऑप्शन अशोक के दादा ने किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। 65 नंबर का जो प्रश्न है, भारत में आसमान किस कारण से है, भारत में आसमान किस कारण से है, दोस्तों ऊपर हम लोग जब देखते हैं तो आसमान दिखाई देता है, वो किस कारण से है इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये जीरो देशांतर पर भारत में आसमान किस कारण से है, तो इसके बारे में अगर देखेंगे 65 नंबर का, तो ये जाति और लिंग, ठीक है। भारत में असमानता किस कारण से, हम प्रश्न ही गलती पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इसको क्लियर, भारत में असमानता किस कारण से है, तो ये जाति और लिंग से संबंधित हो जाता है। 66 नंबर का ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा होता है, तो इसका है आपका ए जीरो देशांतर पर। उसके बाद दोस्तों 67 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, ये क्या होता था, तो 67 का सी आपका बैकबूलम ट्यूब।
68 नंबर, किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली था? तो दोस्तों के गांगुली किस नेता का नाम था? तो ये अशोक कुमार का। 2010 में आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो 2010 में आरबीआई का गवर्नर दोस्तों सुब्बा राव थे। उसके बाद से 70 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। वह भारतीय वित्त मंत्री कौन था जिसने 2010 का संघीय बजट प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो 70 नंबर का सी प्रणब मुखर्जी सर थे। उसके बाद से 71 नंबर का 2010 में यूएसए में भारत की राजदूत थी या थे? कौन थी या थे? तो 2010 में यूएसए में भारत की राजदूत अगर देखा जाए तो 71 का ए आपका मीरा शंकर थे। उसके बाद से 72 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन 1993 ईस्वी में हुआ था। 73 नंबर के प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। 73 नंबर का प्रश्न क्या करें? विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों में किस तरह की प्रवृत्ति नहीं जागृत होती है? ये सहनशीलता के द्वारा बारदोली आंदोलन का नेतृत्व कौन था? 74 नंबर का ये जो ऑप्शन है ये बी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद से 75 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपका 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। 77 नंबर, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 77 नंबर के प्रश्न को ये आपका ऑप्शन होता है 1.676 मीटर रखी जाती है। यानी जो भारत में ब्रॉड गेज जो पटरी होती है उसके बीच की दूरी 1.676 मीटर रखी जाती है। 78 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये देखेंगे, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो 78 नंबर का आप देखेंगे तो ये सी आपका 82.30 है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। उसके बाद से 79 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश से किया था? तो 79 का आपका एक कनाडा हो जाता है। द टिन ड्रम यानी द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये आपका 80 का गुंटर ग्रास, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 81 नंबर के प्रश्न को अब देख लेंगे दोस्तों। 81 नंबर का प्रश्न आपका क्या? नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? 82 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे ये ए प्रश्न ऑप्शन सही होता है, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। 83 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कहता है, इसको आप लोग देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो हम सामाजिक अध्ययन एसएसटी का आपको जो कराएंगे उसमें ये प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न का विश्लेषण भी बताएंगे, ताकि विश्लेषण के साथ अगर एक प्रश्न से आपको कम से कम 2, 3, 4 प्रश्न तैयार हो जाएं और उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज ये अब हम लोग 83 प्रश्न लगभग करने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न ये आज का आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। ये भी प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2021 में आए हुए प्रश्न हैं, सारे के सारे आए हुए प्रश्न हैं। तो आपको कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप मॉक टेस्ट देते हैं वहाँ तो मान लीजिए कि हमें ये देखना होगा कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये पेपर मॉक टेस्ट के अनुसार ही अगर देखा जाए तो ये पेपर आया हुआ है, तो इसको देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। 83 नंबर का बी ऑप्शन, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर के प्रश्न को। 44 नंबर का प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं
में से किसको संदर्भित करते हैं? तो ये 84 नंबर का है, ये डी ऑप्शन आपका सही रहता है, राम सुंदरी देवी कृत अमार जीवन जीवन। ठीक है। 85 नंबर, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो ये 85 नंबर के प्रश्न को अगर देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, ये आपका सही हो जाता है। 86 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, 86 नंबर का ए से लेकर ई तक के कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब दे दिया है अपना, आपका 5 मिनट ये ले लेगा यही प्रश्न। इन कथनों पर विचार करना है जिसमें टमाटर केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला को अच्छे आगे पीछे करके लिखा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें दिया गया है कि इस तरह के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है, उसे सही से करना है। कौन सा सही है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बता देना चाहते हैं आपको कि 86 है इसका, ये डी ऑप्शन में, यानी बी सी डी, यानी बी जो है इसको पहला स्थान पर रखेंगे, उसके बाद से सी को दूसरा स्थान पर रखेंगे, उसके बाद डी को आपको रखना है तीसरे स्थान पर, उसके बाद ई को रखना है चौथे स्थान पर, और ए को रखना है आपको 5वें स्थान पर, यानी 5वां स्थान सबसे लास्ट में ये होगा। तो सबसे पहले यानी क्या क्या करता है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। यानी पहले सबसे पहला क्या काम हुआ कि किसान टमाटर का बीज स्थानीय बाजार से खरीदा। उसके बाद क्या किया कि थोक विक्रेता व्यापारी, ठीक है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। ठीक है, ये दूसरा होगा। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदता है। उसके बाद विपणन करने वाली कंपनी भंडारक को केचप की आपूर्ति करती है, यानी उस जो टमाटर है उसका केचप करती है। उसके बाद देखेंगे तो इसके बाद ये जो आपका है कि सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। कहने का मतलब कि पहले बीज खरीदा गया। इस तरीके से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों आपका 87 नंबर के प्रश्न को। 87 नंबर का, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यानी कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है, ये देखिए। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, यह विकल्प का चयन देखिए करना क्या है। दोनों आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें करना क्या है कि इसमें केवल ये लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, सही विकल्प का चयन की। ये अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका गलत होता है, दोनों गलत है, ये भी गलत है और बी, दोनों ये क्या है, गलत होते हैं। 87 केवल 20 है ये दोस्तों। इसमें क्या है देखिए, एक सेकेंड, ये ए ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। यानी कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है। कैसे, कम सदस्य रहेंगे तो वो सरकार बना सकता है, नहीं बना सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो केवल आपका बी, ये जहाँ दिया है ए ऑप्शन, केवल बी सही है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। 88 नंबर का जो दोस्तों प्रश्न है, विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। इसके बारे में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये आपका ए और बी दोनों सही हो जाता है। यानी कहने का मतलब व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे, ये दोनों आपके करेक्ट ऑप्शन होते हैं। 89 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 89 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कहता है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोच्च अभ्यास कौन सा है। तो ये 89 नंबर के प्रश्न का ये सी ऑप्शन, पशु आधारित उत्पादकों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, ये ऑप्शन करेक्ट होता है। 90 नंबर और सामाजिक अध्ययन का ये लास्ट प्रश्न होता है दोस्तों। भारत में 1977 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चलता था। तो दोस्तों ये 90 नंबर का अगर देखेंगे तो ए गलत है और बी सही है, यानी ए ऑप्शन ये आपका गलत हो जाता है और बी ऑप्शन यह सही। यह एक फौजदारी
अदालत थी, ये गलत है और यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों जो स्टूडेंट फर्स्ट भाषा हिंदी लिए हैं उन लोगों के लिए अब ये सीरीज यहाँ से शुरू होता है। इससे संबंधित हम लोगों ने 30 प्रश्न इसमें देखेंगे और ये भी प्रश्न आपके 2021 में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा। पैराग्राफ भी कोई छोटा पैराग्राफ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये पैराग्राफ भी है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से मनुष्य की बुद्धि का इसमें क्या किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न पूछा क्या है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है। दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें सीधे दिया है कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है। तो इस गद्यांश का मूल कथन अगर हम आपको बता देना, इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं। 91 का ये डी, इसका निःशक्तिकरण और विश्व शांति इस गद्यांश का मूल कथ्य है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर ऊपर आइए, हम दिखाते हैं आप लोगों को, एक सेकंड। सबसे पहले हम लोगों को ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा। प्रश्न क्या था, इस गद्यांश के मूल कथ्य क्या है, यानी मूल कथ्य क्या, आतंक और सर्वनाश का भय, ये पहला ऑप्शन है। विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विविधता और निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें ऊपर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर रुक जाइए, दिखाते हैं आपको। यहाँ आप लोग देखेंगे, इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजना बना रही थी। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसके अनुसार आज इतने उच्च शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिसके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। तो यही है निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति का ये आपका जो टॉपिक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। देखिए 92 नंबर इसी में पूछा गया है। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों के बनाने की प्रेरणा किसने दी। तो उसमें अगर देखेंगे पैराग्राफ में देखा जाए तो ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जापान के विनाश ने, ठीक है। 93 नंबर है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, ये भी आपको पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका अगर देखा जाए तो ये बी ऑप्शन, जापान की अजीत शक्ति की पराजय से, ये सब देखने के लिए। अब इसमें अगर देखना चाहते हैं जैसे एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ और भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों के बनाने की प्रेरणा किसने दी। अब आते हैं हम ये पैराग्राफ पर, ठीक है। ये पैराग्राफ पर आते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को, एक सेकंड। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। उसमें आप लोग देखे थे कि कौन पराजित कर दिया, तो जापान की अजेय शक्ति। तो इस तरीके से आप जहाँ भी देखेंगे उस प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको उसमें से उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखा जाता है। अब आइए इसमें से एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, ये भी हम लोग देख लिए। 94 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्रों क्यों बना रहे हैं, शस्त्र क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों क्यों बना रहे हैं, ये 94 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि विश्व अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। 96 नंबर, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो दोस्तों 96 नंबर की इसमें निःशस्त्रीकरण, ये इसका शीर्षक हो जाता है। 97 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है, इस वाक्य में आसन्न का क्या अर्थ है। तो 97 नंबर का जो ये प्रश्न है इसमें आसन्न शब्द का अवश्य घटित होने वाला, ठीक है। 98 नंबर, निःशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों 98 नंबर का ये आधुनिक शस्त्रास्त्रों के परीक्षण, प्रयोग और भंडारण पर प्रतिबंध, ये आपका निःशस्त्रीकरण से संबंधित होता है। 99 नंबर का प्रश्न जो है इसको देख लीजिए, निःशस्त्रीकरण की योजनाओं क्यों बनाई जा रही है।
क्योंकि आतंक और विश्व के सर्वनाश का भय बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आपका निशस्त्रीकरण की योजनाएं बनाई जा रही। ये आपके पैराग्राफ से थे। अब दोस्तों यहाँ एक कविता, छोटी सी कविता दी हुई है, उसको पढ़ना है आपको, और कविता को पढ़ करके 100 से 105 यानी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कविता के अंतर्गत पढ़ करके देना है। तो लीप पोछ कर मिटिया ही तो है काम मेरा, तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ, अस्थिर आलोड़न में मिला लेना ही तो है मेरा काम। अब देखिए इस पैराग्राफ को आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीताकांत महापात्र किस भाषा के कवि हैं? ठीक है, अगर देखा जाए तो जो सीताकांत महापात्र हैं वही इस कविता को लिखे हैं, और ये किस भाषा के कवि हैं? तो दोस्तों ये आपके उड़िया भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? उड़िया भाषा के कवि हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए सीमाकांत महापात्र के बारे में पूछा गया है, डॉट 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 प्रदेश में आए कवि हैं, तो ये 101 देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घोंगे और केकड़े। घोंगे और केकड़े कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो घोंगे और केकड़े आपका समुद्रों में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, समुद्र में अबूझ भाषा में कुछ ले जाने के लिए कहता रहता है, यानी कहने का मतलब है समुद्र में डॉट 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 भाषा में कुछ ले जाने के लिए कहता रहता है। क्या कहता है? अबूझ उसको कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य कहाँ सुरक्षित रहता है दोस्तों? इसका एक सेकंड, प्राकृतिक सौंदर्य कहाँ सुरक्षित रहता है? तो 104 नंबर का सी, प्रकृति की गोद में। 105 नदियों का जल मीठा होता है लेकिन समुद्र का जल खारा होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। 105 का नमकीन, ये जो खारा नहीं लेकिन समुद्र का जो जल होता है ये नमकीन होता है, क्योंकि इसी से नमक बनाया जाता है, आप लोगों को ये पता होगा। 106 नंबर का प्रश्न, घ वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए उच्चारण स्थान से संबंधित पूछ दिया है, तो घ का उच्चारण हम कैसे करते हैं इसके बारे में पूछ दिया है। तो घ का उच्चारण स्थान दोस्तों आपका ये घ का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, घ 106 का आपका विदंत है, त थ द, त थ द, क ख ग ग। सॉरी, ये देखिए घ अगर का उच्चारण स्थान देखेंगे तो ये कंठ होगा। ठीक है, ये कंठ होगा, कंठ के द्वारा हम लोग घ का उच्चारण करते हैं। ठीक है, क वर्ग जो है ना, क ख ग घ, ये सब क्या है? ये कंठ है। ठीक है, कंठ है, तो ये कंठ होगा। और दंत देखा जाए तो त थ द ध, ये दंत होते हैं। अब देखिए 107 का हम लोग देखेंगे, वाचन शिक्षण की कितनी प्रणालियां हैं? दोस्तों वाचन शिक्षण की, बोलने की कितनी प्रणालियां हैं? 107 का आपका डी ऑप्शन यानी 6 ये सही होता है। वाचन शिक्षण की कितनी प्रणालियां? तो 6 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों को किससे परिचय कराया जाता है? 108 का बी ऑप्शन सही होता है, शब्दों का। 109 है, अक्षर बोध विधि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये 109 प्रश्न का सी ऑप्शन अमनोवैज्ञानिक विधि। श्रीमती मोंटेसरी ने शिक्षण प्रणाली में किस विधि का आविष्कार किया था? 110 का आपका ऑप्शन होता है ये सहचर्य विधि का। 111 किस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है? दोस्तों किस विधि के द्वारा अक्षर को पहचानने के लिए किया? अक्षर को हम कैसे पहचानते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं? तो उस विधि को सहचर्य विधि कहते हैं। शिक्षा संबंधी विधियों में कौन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है? शिक्षा संबंधी विधियों में वाक्य शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। 113 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, किसने कहा है मैं छोटे बच्चों के लिए नवीन पद्धति की विकास करूंगा जिससे ध्वनि सम्यक वाक्य और कहानी पद्धति का विशेष प्रयोग किया जाएगा? किसने कहा था? तो 113 का आपका ऑप्शन जाता है ए के साथ, आपका मैंजिल। ठीक है,
114 लिपिबद्ध ध्वनियों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी जो लिपि में जो कोई चीज लिखी गई है उन ध्वनियों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उससे हम वाचन कहते हैं। 15 नंबर का 115 वाचन निम्नलिखित में से किसका पर्याय है। यानी बोलना, बोलना किसका पर्याय है, तो सुनेंगे तो बोलेंगे, ठीक है। तो सुनने का पर्याय 115 साक्षरता। वाचन निम्नलिखित में से किसका पर्याय है, वाचन, ये तो पर्याय दूसरा चीज हो गया, ये साक्षरता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है। 114 115 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 116 वाचन विधि के कितने उद्देश्य होते हैं दोस्तों। वाचन विधि के कितने उद्देश्य होते हैं, तो ये आपका 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। वाचन विधि के वाचन निम्नलिखित में से किसका पर्याय है, तो ये साक्षरता का पर्याय है। 117 है मनोरंजनात्मक उपयोगिता निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है, तो 117 आपका डी है, वाचन का है। उसके बाद 118 सामाजिक उपयोगिता वाचन विधि के किस उद्देश्य का अंग है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन वाचन का महत्व से संबंधित है। 119 नंबर का प्रश्न है शब्दोच्चारण वाचन की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये आपका वाचन शैली के अंतर्गत आता है। 120 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, प्रभावोत्कता वाचन की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये आपका वाचन मुद्दा से संबंधित आता है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, इसका उत्तर अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसका आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, आप जो सामने देख रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, आरपी टारगेट एजुकेशन, ठीक है, आरपी टारगेट एजुकेशन, इसको आप टेलीग्राम चैनल पर अगर इस लिंक से इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको उस चैनल पर जो भी पढ़ाया जाता है इसका पीडीएफ आपको फ्री में निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे संस्कृत के प्रश्न को, ठीक है। संस्कृत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो संस्कृत के अंतर्गत भी आपको पैराग्राफ देखने के लिए मिलेंगे और ये रहा आपका पैराग्राफ, और पैराग्राफ देखने के बाद इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से पूछा गया है इसमें। ये इसमें सिंहस्य नाम किम, यानी सिंह का नाम क्या था। पहला प्रश्न है को अपि जीव कुत्र आगच्छति, को अपि जीव कुत्र आगच्छति, इसको भी हम लोग देखेंगे। गुहाया कदा जीव आगच्छति और श्रृंगालः का आवाज। इस तरीके से अगर प्रश्न आप पहले पढ़ लीजिए, प्रश्न हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए सिंहस्य नामक किम, तो सिंहस्य नामक किम, इसका अगर उत्तर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए, एक सेकंड ऊपर हम चलते हैं, इसी तरीके से आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ये ऑप्शन। इसमें कस्मिन बने खरन खरह नाम सिंह, मानो नाम क्या देख रहे हैं इसका, खरन खरह। तो खरन खरह देखिए ये ऑप्शन में आपके देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। खरन खरह, अगर देखिए यहाँ पर खरन खरह, खरग खरह, इस तरीके से ऑप्शन खरन खरह, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और कि खरन खरह है या क्या है, ठीक है, खरन खरह है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ए ऑप्शन सही होता है। अब को अपि जीव कुतः आगच्छति गुहया वने ग्रामे नदया, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या होता है दूसरा का, तो इसमें अगर देखना चाहे तो को अपि जीव कुत्र आगच्छत, तो यहाँ इसको हम ले चलते हैं आपको। यहाँ आइए दूसरा काम दिखाते हैं, को अपि जीव कुत्र आगच्छत, इसका अगर कैसे हम लोग देखेंगे तो आपके सामने अगर प्रश्न दिखाई देगा तब तो ठीक है, वहाँ आप तुरंत देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखेंगे नूतन, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नूतन एत्सा गुहया रात्रो को अपि जीव आगच्छति, ठीक है। तो इसमें इसका अगर देखा जाए तो को अपि, ठीक है, इसमें क्या है, ये को अपि आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए वहाँ पर आप लोग देखेंगे ये चीज़ मिला है, को अपि,
को अपि जीव कुत्र आगच्छति, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुहाया कदा जीव आगच्छति। तीसरा का आपका ए ऑप्शन सूर्यास्त समय, ये आपका सही हो जाता है। इसको भी हम दिखा दे रहे हैं ऊपर, अगर कैसे गुहाया कदा जीव आगच्छति तो सूर्यास्त समय। श्रृंगाल क अवायत, तो इसका चौथा का अगर देखें तो ये गुहा, ठीक है, गुहा। अब इसका अगर देखेंगे सूर्यास्त समय, तो कैसे देखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक सेकंड अभी हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ सूर्यास्त लिखा हुआ है। इसको एक सेकंड, इसको जब पढ़ेंगे हम लोग तो बिल्कुल देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ सूर्यास्त समय क्या लिखा हुआ है, सूर्यास्त समय। ऑप्शन में भी आपके सूर्यास्त समय था, तो ये सूर्यास्त समय ऑप्शन में था, तो इसलिए ये बिल्कुल यहाँ से अगर आपको नहीं आ रहा तो यहाँ से आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है श्रृंगार का ओम, तो ये भी चौथा का आपका डी ऑप्शन, उसी में से देखेंगे तो इस तरीके से ओम, ये प्रश्न को आप पहले देखिए उसमें, उसके बाद ये ऑप्शन देखिए, आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पलायमान, ठीक है, पलायमान इत पदे कस्य पद, तो इसका पांचवा का आपका ऑप्शन हो जाए सानच प्रत्यय, यानी पलायमानम इत पद में प्रत्यय क्या है, तो दोस्तों इस पद में आपका प्रत्यय सानच प्रत्यय है। भयभीता इतस्य किम विशेषणम पदम प्रयुक्तम, तो दोस्तों ये छठा का आपका ए ऑप्शन, यानी भयभीता, यानी भयभीत जो शब्द है इत में विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है, तो ये पशुवः हुआ है। अभवत इत क्रियापद से कर्तुपदम चुनित, यानी ये सब ग्रामेटिकल पोर्शन आ रहा है दोस्तों, उसी में पूछा गया है। ये भी ग्रामर, ये भी ग्रामर, ये भी ग्रामर और ये भी ग्रामर, 1 2 3 4 प्रश्न आपसे, या क्या ये 5 प्रश्न आपसे ग्रामर से संबंधित पूछ लिए गए हैं, जबकि ये पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ से न उठा करके पैराग्राफ के शब्दों को लेकर के ग्रामर आपसे पूछ दिया गया है। तो भयभीता इस पद विशेषण पद, इसमें विशेषण कौन है, तो पसच्चु है। और अभवन इति क्रियापद से कृत पदम चिन्हुत, इसमें अगर देखा जाए तो सातवां का इसमें क्रियापद पूछ रहा है तो इसमें क्रियापद के अंतर्गत यानी अभवन में क्रियापद क्या है, तो ये सातवां का आपका सी ऑप्शन पशु हो जाता है। यण संधि का उदाहरण है चिनुत, ठीक है, यण संधि उदाहरण चिनुत, इसका अगर देखा जाए तो दोस्तों आठवां का ए साधिवदम। श्रित प्रत्यय उदाहरण अगर देखा जाए 9वां नंबर का ये ऑप्शन आपका ए हो जाता है परिभ्रमणम। नेक्स्ट अब दोस्तों ये भी देखिए, ये भी आपके सामने पद है और इस पद से संबंधित इसमें साधु जन्म मैत्री की दृश्यम, ये पहला हो गया आपका, तो ये 10वां का आपका डी ऑप्शन सही है सुखदा। ये साधु जन्म मैत्री की दृश्य, तो सुखदा ये क्यों होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर, तो ये साधु यानी को अनर्थ फल मानव का सुखना साधु जन मैत्री, यानी सुखदा, जो ये शब्द ये ऑप्शन में आपके मिल रहा है यहाँ पर सुखदा, इसलिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसी तरीके से हम लोग मिला लेते हैं, देख लेते हैं कि मूर्खत्वम की मन्यते शास्त्री भी हम, तो ये इसको हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे कि पैराग्राफ में कहाँ दिखाई दे रहा है, उसके ऑप्शन में से देखेंगे कि पैराग्राफ में ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मरणम, इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको हम दिखा दे रहे हैं, एक सेकेंड, इसमें कहीं आप पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे मरणम, ठीक है, मरणम सर्वथा त्यागी किम मरणम, ये आपका होता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ करके ये उत्तर देख लेते हैं। रुक जाइए, अब देखिए यहाँ पर बधिर कब होती, यानी बधिर क्या होता है, बधिर कब होती, बधिर क्या होता है, बधिर कौन होता है, तो जो सुन बोल नहीं पाता है ये बधिरा होता है। तो 13 नंबर के ऑप्शन को देखेंगे तो यो हिनाति या श्रृणोति, ठीक है। उसका 14 क दक्ष आसित, क दक्ष आसित, 14 का आपका बी ऑप्शन सर्वथा त्यागी आसित। प्रश्न या कृत की कथ्यते, 15 नंबर का ये ए पापम या कृत कथ्यते। उसके बाद 16 नंबर का दोस्तों देखेंगे भाषा अधिगम में सहायकम अस्ति, यानी भाषा अधिगम में सहायक है क्या क्या चीज़ है, तो परिवेश भी है, परिवार भी है और विद्यालय, ये सारे के सारे आपके क्या है, भाषा अधिगम यानी भाषा सीखने में सहायक होते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पर दोस्तों
क्या लिखा हुआ है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अस्ति, यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन था, आप लोग बताएं व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन था। तो ये आपके स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद 18 शिक्षण स्किनर सिद्धांत, यानी शिक्षण में स्किनर का सिद्धांत के बारे में पूछा है। सिद्धांते पर आधारित अस्ति, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ये स्किनर का सिद्धांत। तो ये 18 नंबर का आपका ये सिद्धांत अगर देखेंगे तो ऑपरेशन नीति निस्म ये से संबंधित है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो है 19 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कहता है, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली अति उपयोगी अस्ति, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली अति उपयोगी अस्ति, ये 19 नंबर के प्रश्न का ये शिक्षकस्य व्यवहारम विकसितुम, ये ऑप्शन सही होता है। 20 नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है, सूक्ष्म शिक्षण, यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है इसके बारे में अगर देखा जाए, ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। तो ये उपयुक्त सभी जहाँ उपयुक्त सभी देगा वो लगभग करके सही होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे ये तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। 21 नंबर का दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर के प्रश्न को, बालका नाम भविष्य अभिव्यक्ते आकलनाय कीदृशा प्रश्न सहायका न भवति। 21 नंबर के प्रश्न का अगर उत्तर देखेंगे तो यहाँ होता है आपका बी बहुविकल्पीय प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है, छात्राणाम लेखनम कौशलम मूल्यांकन का विधि सर्वोत्तम भवति, यानी छात्रों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा विधि सर्वोच्च है। श्रुत लेख यानी सुनकर बच्चों को बोलेंगे सुनेंगे, सुलेख यानी सुलेख लिखवाना, श्रुत लेख यानी बोलेंगे सुनेगा, स्व अनुभव यानी उनको अपने अनुभव के आधार पर बोल देना चाहिए कि हाँ कुछ भी लिखो आप लोग, या पाठ आधारित प्रस्तान उत्तरायण लिखना, यानी जो पाठ पढ़ाया गया है उसका उत्तर प्रश्न उत्तर लिखने के लिए बोलेंगे। तो इसमें से अगर देखा जाए तो छात्र लेखन कौशल का मूल्यांकन अगर करना है तो कौन सा सबसे उचित है दोस्तों, तो इसमें स्व अनुभव यानी बच्चे अपने अनुभव के आधार पर जो लिखेंगे वो अपना सबसे अच्छा होगा। 23 नंबर व्याकरण शिक्षा सरलीकरणाय उपायम अस्ति, तो ये 23 नंबर का अगर देखा जाए तो ये आपका 23 नंबर का ये मातृभाषा सह तुलना, यानी मातृभाषा रटनतम व्याकरण पठनम न किमपि, ये सह तुलना ये अपना अच्छा है मातृभाषा। दोस्तों अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या बोला है 24 नंबर के प्रश्न, आदो नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोग इति व्याकरणम अस्ति। 24 का ए ऑप्शन आपका सही होता है, और रोहात्मक का व्याकरणम, ठीक है। 25 नंबर का जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, मानक भाषा संबंध अस्ति, यानी भाषा मानक का संबंध होता है किससे होता है, ये 25 नंबर का ये आपका ऑप्शन बी व्याकरण से भाषा, यानी व्याकरण। देखिए जो मानक भाषा का मानक क्या है, भाषा का मानक हम लोग बोलते हैं ना कि व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम लोग पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सही तरीके से करते हैं। तो ये भाषा का मानक क्या है, तो ये एक व्याकरण तरीका है, व्याकरण एक नियम है, व्याकरण हमारे नियम से पढ़ना लिखना सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, वाचन संबंधी त्रुटियां उदाहरण मत, यानी वाचन बच्चा बोलते समय त्रुटियां करता है वो कौन सा उदाहरण है, छात्रा बालिके धेनवा वकान। तो इसमें 26 नंबर का डी ऑप्शन वकान यानी बोलने से संबंधित दिक्कत कर रहा है, वाचन संबंधित त्रुटियां वकान। 27 नंबर ध्वनिया विभेदीकरण सहायकम अस्ति, इसमें ध्वनियों का अंतर अगर देखा जाए तो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट करने में क्या चीज़ होता है, कौन सा सहायक होता है ध्वनिया का अंतर करने में, ध्वनिना विभेदीकरण सहायकम अस्ति। तो इसमें 27 का आपका ए ऑप्शन श्रवण कौशल, ठीक है। सुनेंगे तो ध्वनि को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं कि ये इसकी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है, जब सुनेंगे आवाज़ को तो हम लोग अंतर कर सकते हैं। 28 नंबर के प्रश्न को भाषायाम प्राथमिक कौशलम अस्ति, यानी भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सी है, वाचन लेखन या श्रवण लेखन या श्रवण वाचन या श्रवण पठन। अगर देखा जाए तो भाषा का प्राथमिक, भाषा का मतलब होता है बोलना, ठीक है, भाषा का मतलब होता है, इसका प्रथम कौशल क्या है, सुबोपली। देखिए भाषा का प्राथमिक सु, आप लोग याद रखिएगा इसको, सु बो प ली, ठीक है,
सबसे पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा का अगर देखा जाए तो भाषा कौशल के 4 रूप होते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाता है ये 28 नंबर का, ये आपका सबसे यानी सुनना, सबसे पहला क्या है? सुनना है। तो इसमें सुनने के साथ हम लोग जाएंगे श्रवण वाचन, ठीक है? श्रवण लेखन नहीं, श्रवण वाचन। अब आता है 28 सुबोपली। आप लोग याद रखिएगा, सुबोपली यानी भाषा के कौशल हैं ये, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है? 29 नंबर, ये हो सकता है कि आपको 1 नंबर दिला दे, ये केवल सुबोपली ये हो सकता है कि आपको 1 नंबर दिला दे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आप लोग याद रखिएगा, सुबोपली याद रखिएगा, आपको 1 नंबर दिला सकता है भाषा के अपना ये, ठीक है? नेक्स्ट देख लीजिए, पाठ्य पुस्तकानां